नमस्कार दोस्तों, आज हम आ रखे हैं मोडावासी, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में। यहाँ पे एक जबरदस्त सेटअप है गोट फार्मिंग का और ब्रीडिंग सेटअप है, और साथ साथ में एक ट्रेनिंग सेटअप भी है जिसमें आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और एक हिसाब से फ्री ट्रेनिंग भी मिलती है यूट्यूब के माध्यम से। तो निशा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है, सर। आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल। तो सर का खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर, और बहुत सारे लोग इनको रेगुलर देखते हैं अपना जो गोट फार्म सेटअप वगैरह के लिए। तो सर, आप एक अपना परिचय देंगे थोड़ा सा? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम निसार खान है और आप तो प्यार से सभी लोग निसार इंडियन के नाम से जानते हो। बिल्कुल। सर, मैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट, अपनी राजगढ़ तहसील और मोडावासी गांव है, छोटा सा, लगभग 300-400 घर है। इतनी बस्ती है, छोटा ही गांव है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपना एक तो गोट फार्म का ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है, और उसके अलावा अपना ट्रेनिंग सेंटर है, वो इसी गांव के अंदर मौजूद है सर। तो अब आपके पास 2 नस्ल है ना, बर्बरी? हाँ, अपने पास अभी एक तो सिरोही है, हाँ, जो काफी फेमस है। हाँ जी, बिल्कुल। और एक अपने पास बर्बरी, 2 नस्ल है। तो आपका गोट फार्मिंग में मतलब एंटर आप कैसे हुए? स्टार्टिंग जैसे आपने की तो वो कहाँ से किया, वो आप उसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो सर क्या है कि हमारी कई पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं। अच्छा जी। हमारे दादाजी भी रेवड़ चराते थे। अच्छा। उनके पास 300-400 भेड़ों का रेवड़ था। अच्छा। और हमारे पिताजी ने भी काफी साल तक मतलब भेड़ें रखी। उसके बाद वो विदेश चले गए। ओके। तो हम पढ़ाई लिखाई में लग गए। हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो कुछ जॉब वगैरह की तैयारी में लगे रहे। लेकिन घर पर वो जो काम है, ये गोट फार्मिंग का, ये चलता रहा। हाँ, ये एक बैकग्राउंड में वो काम चल रहा था एनी टाइम। ओके। तो नौकरी वगैरह की तलाश की, इधर उधर घूमे फिरे, तो फिर लगा कि यार क्यों ना ये अपने पुश्तैनी काम है, हम पढ़े लिखे, तो इसमें अपने पुरखों से ज्यादा अपने कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा वैज्ञानिक तरीका भी है। तो आपने जो जैसे पहले रेवड़ रखते थे उसको आज आपने एक वैज्ञानिक विधि से आप उसको प्रॉपर सेटअप करके चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ट्रांसफॉर्मेशन किया रेवड़ से, और अभी उसको एक जगह पे रख के आप फार्म पे सेटअप कर रहे हैं। उसमें कितना कुछ चेंजेस आए, क्योंकि अब रेवड़ में तो आप बाहर लेके जाते हो सब बिल्कुल चलाने। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या चेंजेस है और क्या चीजें अलग है उस चीज में, अगर देखा जाए तो? सर, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। और हमने ये परिवर्तन होते हुए देखे हैं। बिल्कुल। अपने दादाजी से, पिताजी से। मैंने भी मतलब मेरे लाइफ में लगभग अब 37-38 साल उम्र हो गई है, तो मैंने भी काफी कुछ देखा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा बदलाव आया है सर। पहले क्या है कि एक तो जागरूकता महामारी को लेकर, बीमारियों को लेकर कम थी, और उनको नुकसान हो जाता था बहुत बार। अच्छा जी। 3-4 साल नहीं होता था, ऊपर वाले की दया से, मालिक की दया से। लेकिन जिस बार होता था, महामारी आती थी, तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। पूरा रेवड़ भी खत्म होते? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आधा रेवड़ खत्म हो जाता था, कई बार 100 की संख्या में मर जाती थी। तो वो उनको आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा, और उस समय जरिया भी क्या है कि उनका वही था, खेती और पशुपालन। लेकिन अब सर, आपको पता है कि अब जो आदमी कर रहा है वो बिल्कुल बिजनेस बना के कर रहा है, कमर्शियल लेवल पे। और उसमें अगर इतना लॉस हो जाए तो वो आदमी तो फिर ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो वैसे आपके लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो आपकी जो नॉलेज है वो ऑनलाइन भी आप सबके सामने रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या उससे फर्क पड़ा है कि आपने खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाए हो, आप खुद की फार्मिंग में भी आप इम्प्रूव किया है? क्योंकि जब आप सिखाने लगते हो तो खुद भी बहुत सीखते हो, तो उससे जो आपकी यूट्यूब जर्नी है उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है? बिल्कुल हुआ सर। अब जैसे कोई चैलेंजेस सामने आ गया, किसी बीमारी को लेकर, या किसी बकरी की डेथ हो गई मान लो। अच्छा जी। अब मेरे को कारण जानना है कि वो क्यों मरी। हमने दवाई वगैरह सब काम कर लिए, लेकिन जब कारण का पता करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, मैं खुद ही करता हूँ। तो हाँ, तो उसका जो रीजन है मरने का, वो कारण अगर मैं पता लगा लेता हूँ, तो हो सकता है आगे उसी चीज की वजह से मेरी बकरी दोबारा ना मरे। तो मैं भी सीखता हूँ, और मेरे जो दर्शक हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो फ्री वीडियो देखते रहते हैं। तो लगभग ये मान के चलो सर, जो अपनी गूगल की, जो अपनी प्ले स्टोर की हिस्ट्री है, आम आदमी को तो नहीं दिखाता, अपना स्टूडियो दिखाता है। उसमें 23 कंट्री में सीसी लगा के अपना चैनल देखा जाता है, 23 कंट्री में। और ये मान के चलो सर, अब तक अपने यूट्यूब चैनल पर जो फ्री क्लासें दी गई हैं, मैं क्लासें फ्री भी करता हूं, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता सर। बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो ऑफलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये मान के चलो सर, भारत में शायद ही आपको कोई 500 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे जो A to Z फ्री में आपको यूट्यूब पर एक प्ले स्टोर के रूप में, मतलब प्ले लिस्ट के रूप में आपको मौजूद मिले। तो उनके माध्यम से मैं सिखाता रहता हूँ, शुरुआत से लेके कैसे फार्म लगाना। बिल्कुल। तो उन वीडियो की माध्यम से अब तक मतलब
ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से 8 मिलियन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया सर। 8 मिलियन का मतलब 80 लाख लोग हो गए। तो वो आपके व्यूअर्स है, उन लोगों ने बिल्कुल वीडियोस बिल्कुल देखे, कुछ ना कुछ सीखा ही है। हाँ, तो उनसे भी मैं सीखता हूँ सर। वो सवाल पूछते हैं तो मेरे को भी लगता है कि यार ये नई चीज आ गई, ये क्या है, तो मैं उसको स्टडी करता हूँ, पूछता हूँ, फिर बताता हूँ। वो देखना भी पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी हम आपके जैसे बारे में हो गया, अब हम एक जैसे गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अभी बात करेंगे कि कैसे गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या उसमें दिक्कत आती है, आप नया फार्म सेटअप कर सकते हैं, कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि बकरी कौन सी लानी है। तो बकरी बहुत है, अभी अगर आप जाओगे तो चल रहे हो रास्ते में भी आपको रेवड़ चलते हुए मिल जाएंगे, 1000 तरह की बकरियां है। रजिस्टर्ड देखे तो शायद 41 ही ब्रीड है जो रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कोई स्टार्ट कर रहा है, जो बिगिनर है, जो नया काम स्टार्ट कर रहा है, वो किस ब्रीड से सेटअप करे, उसके बारे में आप थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसके बारे में, क्योंकि एक नया जो फार्मर अगर शुरू कर रहा है पशुपालक, तो उसके मन में सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि यार मैं कौन सी बकरी से शुरू करूं। तो उसके लिए 2-3 चीजें उसको देखनी चाहिए। एक तो कि वो उस बकरी से क्या प्राप्त करना चाहता है, जो पालना चाहता है, उससे मीट प्राप्त करना चाहता है, या ब्रीडिंग पर काम करना चाहता है, या फिर उसको ट्रेडिंग का काम करना है, मतलब वो हासिल क्या करना चाहता है, या दूध बेचना चाहता है। ठीक है। तो पहले तो वो मकसद डिसाइड करेंगे उसको चाहिए क्या। बिल्कुल। उसके बाद उसको अपना जो मार्केट आसपास का, जैसे मीट शॉप हो गई, या और कोई बकरी फार्म कर रहा है, या रेवड़ पालक हो गए, पशु पालक हो गए, उनसे एक फिर के घूम के स्टडी करके पता करना चाहिए कि अपने यहाँ पर कितनी केजी तक के बकरे वो सेल हो जाते हैं। तो उस वजन के हिसाब से अपने यहाँ कौन कौन सी नस्ल विद्यमान। वैसे तो सर पिछली साल तक 39 नस्ल थी रजिस्टर्ड, और अभी 41 हो गई बकरियों की, और भेड़ों की लगभग 46 के लगभग है। अच्छा। और अपने यहाँ हरियाणा में है, करनाल में, जहां पर ये नस्ल रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट संस्थान। अभी 46 भेड़ों की 46 हो गई, भेड़ों की 46, और बकरियों की 41। तो जैसे अभी आप बता रहे हो कि मार्केट में निकले और ये देखे कितने वेट की बिक्री है। हाँ, वेट से क्या मैं नहीं समझा। वेट का ये है सर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे गांव का ही मैं उदाहरण बता देता हूँ। वैसे हर आदमी के आसपास गांव ही होता है सर। अब मेरे गांव में ऐसे लोग हैं कि 80% लोग तो क्या है कि एवरेज इनकम वाले हैं। और वो जब भी मतलब त्योहार के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए बकरा खरीदते हैं तो 10 से 15 हजार से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते सर एक बकरे में। अच्छा। अब त्योहार का मतलब ये हो गया कि उसको 12 महीने का कम से कम बकरा खरीदना पड़ेगा। अगर 12 महीने का बकरा सिरोही का है तो वो सर 25 से 30 हजार में चला गया। बिल्कुल। अगर 12 महीने का बर्बरी का बच्चा है तो वो 10 से 15 हजार, लास्ट 20, 17, 18 लास्ट है, उसमें रह जाता है। तो ये हो गई जैसे एक चैनल के लिए ऑडियंस देखी जाती है ना, वैसे अपनी बकरियों के लिए भी, बकरों के लिए भी मार्केट देखा जाता है। अब मेरे को ये पता है कि मेरे गांव में 20% ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं देखते। उनको ये रहता कि मैं सबसे बड़ा बकरा खरीदूं, पैसे की कोई टेंशन नहीं उनको। तो मैं 80-20 के रेशो में बकरी रखूंगा। 20% में रखूंगा बड़ी नस्ल जैसे सिरोही वगैरह हो गई, और 80% में रखूंगा छोटी नस्ल जैसे बर्बरी वगैरह हो गई, या फिर थोड़ी जखराना भी उसमें आ गई, या उस्मानाबादी आ गई महाराष्ट्र में है, या फिर ब्लैक बंगाल आ गई जो अपने बिहार में, पश्चिमी बंगाल में, कुछ यूपी के एरिया में पाली जाती है। ये छोटे कद की बकरियां हैं, तो उसका वेट भी कम होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस भी कम। तो वो 12 महीने की होगी ना, तो भी उसका ये मान के चलो सर 12 से 15-16 हजार के बीच में बकरा रह जाएगा। अच्छा जी। तो 12 महीने का भी मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा। तो मार्केट कैसी है, आपकी ऑडियंस कैसी है, एक हिसाब से, उस हिसाब से आप सेटअप करो। एक चीज और सर, अब नस्ल का डिसाइड करने से पहले हर आदमी सोचता कि यार बोर बहुत सुंदर है, मेरे को तो सोजत पसंद है। अब सर दुकान में आप वो चीज रखोगे क्या जो अपने को पसंद है, या फिर वो रखोगे जो लोगों को पसंद है खरीदने के लिए, कस्टमर को पसंद है वो चीज रखेंगे। अगर बिजनेस करना है तो वो रखो ना जो लोगों को पसंद है। अपनी पसंद है, हो सकता है डेमो के रूप में आप एक दो रख लो, अगर बोर रख लो, सोजत रख लो, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस के लिए वही रखो जो लोगों को चाहिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे आपने सोजत एक महंगी ब्रीड है। हाँ, महंगी ब्रीड है सर। अगर यहाँ पे रख लेते हैं, लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी बोलते हैं भाई इतना पैसा ही पे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उतना दे ही नहीं सकते जितने की वो आपकी। हाँ, मतलब ही नहीं है सर। बिल्कुल, मार्केट देखना पड़ता है, वो इश्यू है। और दूसरा हमारा एनवायरमेंट जैसे वेदर है, उसके हिसाब से भी सिलेक्शन में थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, वैसे तो सर जो अपने मुस्तलीय जितने स्टेट है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, ये जो समतलीय समतलीय मतलब समतल जगह वाले मान लिया, पहाड़ वगैरह नहीं है, तो इनका क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑलमोस्ट वो थोड़ा बहुत हो सकता है राजस्थान में थोड़ी गर्मी सर्दी ज्यादा हो, वहां थोड़ी बारिश ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इनमें अपने नस्ल क्या है कि आपस में सर्वाइव कर सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी नस्ल यहाँ की नस्ल कश्मीर ले जाके रख ले, हाँ, वो ठंडे एरिया की या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी एरियो की नस्ल यहाँ ला के रख लें या यहाँ की वहां रख लें, वो सर्वाइव नहीं, उसमें समस्या आती है बस, क्योंकि वो उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी। यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो उसमें तो थोड़ा, जैसे अभी कोई फार्मर है तो वो बकरी लेने जाता है, तो क्या चीजें हैं जो उसको नोटिस करनी चाहिए बकरी लेते टाइम, और क्या चीजें हैं जहां पे वो गलतियां करता है? क्योंकि अगर आप सेटअप कर रहे हो तो बकरी आपका इन्वेस्टमेंट है, और वो एक बार के लिए नहीं है। अगर आप बकरी लेके आ रहे हो तो बकरी की लाइफ शायद 10 से 15 साल रहती है, तो वो 10 से 15 साल आपको प्रोडक्शन भी देगी। आप अगर ब्रीडिंग के लिए लेके आ रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा भी खराब चॉइस होती है तो आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए नुकसान है वो आपके लिए। बिल्कुल। तो वहां पे क्या क्या गलतियां किसान करता है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब बकरी, क्योंकि बकरा सिर्फ एक ही आता है अगर ब्रीडिंग के लिए, लेकिन बकरी तो आपको 20 चाहिए, 100 चाहिए, जो भी है, लेकिन 20 पे 25 पे एक बकरा आएगा। बकरा सब ध्यान देते हैं, बकरी पे ध्यान नहीं देते। आप बकरी का थोड़ा बताइए क्या चीजें ध्यान दे और किन चीजों पे हम गलती ना करें। सर सबसे बड़ी तो मतलब मैं एक एज ए फार्मर के तौर पर बता देता हूँ। मान लो कि मैं अभी कोई बकरी पालन शुरू करने जा रहा हूँ, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, बकरी लाने से पहले मेरा शेड बनाऊंगा और लोगों में चर्चा करूंगा कि मैं शेड बना रहा हूँ, बकरी पालन शुरू कर रहा हूँ। तो वो दिखावे के लिए उस शेड पर बहुत ज्यादा निवेश कर देता है कि सब लोग ये कहीं उसका शेड टॉप है, बहुत अच्छा। जबकि आप उस पर चाहो तो हीरे जवाहरातों की नक्काशी भी करवा सकते हो शेड पर, लेकिन आपको 1 रुपया कमा के नहीं देगा वो, कितना भी खर्चा करो। तो शेड की बस 2-3 चीजें यही है कि बकरी के लिए कंफर्टेबल हो, आंधी तूफान में उड़ने वाला नहीं हो और बहुत ज्यादा निवेश नहीं हो। बस ये शेड की रिक्वायरमेंट है, इतना करो आप, इतना ही खर्चा करो। अब जो पैसा बचा आपका वो अच्छी नस्ल पर खर्च करो। आप 20 गड़े हुए केले लाने की बजाय 10 से एकदम अच्छे फ्रेश केले लेके आओ, तो उससे खाने भी अच्छे हैं और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आप 40 की 50 की बजाय 20 बकरी ले आओ, बढ़िया लंबी फ्रेम की लेके आओ, 2 दांत से 4 दांत के बीज लेके आओ, उनके थन बरोबर हो और उनका कलर पैटर्न है वो जिस नस्ल की लेके आ रहे हो उस नस्ल के हिसाब से पूरी हो। पहले स्टडी करो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे चैनल में भी हर नस्ल का 1-1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। जो नस्ल आपको खरीदना है वो स्टडी करके जाओ, तो साल से 2 साल के बीच में सर सही रहती है। अच्छा जी। और थन वगैरह बराबर हो, कलर पैटर्न सही हो, सींग बराबर हो और उम्र भी 1 साल या 2 साल के बीच में हो, तभी वो लंबा प्रोडक्शन। और बहुत ज्यादा मोटी हट्टी कट्टी जो बकरी है, बकरे जैसी दिखने में, वो मत खरीदो, प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, उसमें चर्बी ज्यादा है, वो कभी हिट में नहीं आएगी। समस्या ये है। अच्छा। और लोगों को क्या है, सबसे ज्यादा जाती वही पसंद आती है, ये घोड़े जैसी बकरी है, अरे वो भी आएगी नहीं, वो उसका रिप्रोडक्शन जितनी स्लिम एंड फिट बकरी होगी वो उतना अच्छा रिजल्ट देगी सर। ह्यूमंस में हम देखते हैं, इंसानों में देखते हैं, वही फिट बंदा रहेगा वो थोड़ा, बिल्कुल मोटा है तो वो इश्यू आता है। बिल्कुल। गलतियां कहाँ पे करते हैं बकरी खरीदने में? गलतियां बस खरीदते समय सबसे पहले तो क्या है कि कुछ लोग ट्रेडर के चक्कर में भी फंस जाते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहता, सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनका काम ही सिर्फ इतना ही होता है कि वो खरीद लिया, बेच दिया, तो वो ज्यादा मार्जिन के चक्कर में जो बकरियां, अब किसान कौन सी बकरियां बेचेगा जो उसके काम की नहीं रही है, सिंगल दुगल, मतलब ऐसी बकरियां जो या तो मोटी हो गई है या उस मतलब कोई समस्या आ गई है उसके अंदर, और वो सस्ती लेके चले जाएंगे। फिर जो अनजान आदमी होता है, नया आदमी होता है, वो वहां मार खाता है सर। क्यों? किसान के पास जाते ही पूछेगा क्या भाव दोगे, तो वो कहे 400 रुपए केजी तोल के दूंगा, और ट्रेडर के पास जाओगे वो कहे मैं 300 रुपए केजी तोल के दूंगा, तो कहां जाओगे आप? ट्रेडर के पास। अब वो बकरी आपको 500 रुपए केजी पड़ेगी घर आके। तो आप खरीदने से पहले सर मैं 1-2 सलाह देना चाहता हूं किसानों को कि आप या तो आप ऐसे व्यक्ति के माध्यम से खरीदें जो आपका जानकार हो और जो आपको मतलब सही नस्ल दिला सके, इस चीटिंग से बचवा सके। अच्छा। हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारी बहुत हेल्प लेते हैं सर सिलेक्शन करने में। हमारे जैसे ऑफलाइन ट्रेनिंग के जो उनके ग्रुप बने हुए सबके, वो जब भी बकरी खरीदते हैं तो हमें वीडियो फोटो भेजते हैं कि सर ये बकरी है, प्योर है या नहीं, और कितना पैसा होना चाहिए इनका। या फिर हमारे जरिए, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जुड़े हुए, जिन्होंने फार्मिंग शुरू कर रखी है, वो बता देते हैं कि सर हमारे पास ये नस्ल की बकरियां बिकाऊ है, क्योंकि उनको पहले हमने ही दिलाई है उनको गाइड करके बकरी, तो हमें पता है बढ़िया बकरी है। तो दूसरा बंदा हमसे जुड़ा, उसने कहा कि सर मेरे को बकरी चाहिए, तो हमारा एक एक्सचेंज का काम भी हो गया। मतलब जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होते थे ना, इधर से इधर कनेक्शन बनाने वाला, कनेक्ट कर देते हो आप। क्योंकि ये मान के चलो सर 3 से 5 हजार जो फार्मर है, बकरी पालक है, वो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, ऑल इंडिया के जो फार्म जिनके पास। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। बिल्कुल, तो हेल्प हो जाती है उसमें। तो ये तो हो गया जैसे बकरी के बारे में। फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आता है। बिल्कुल। मैंने मतलब ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ यहाँ पे आने से पहले, एक मेरा पहले इंटरव्यू था, उससे पहले मैं मिला हूँ लोगों से। 50-50 बकरी लेके जाते हैं,
जब लेके वहां पे पहुंचे तो वो बकरी सरवाइव नहीं कर पाती। मैंने मेरे एक दोस्त है केरला से नहीं, शायद केरला से है, तो वो यहाँ से लेके गए राजस्थान से, तो कर्नाटका से है सॉरी, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ से लेके गए थे आई थिंक 50 के आसपास। वहां जाते ही शायद से 6 या 7 दिन मुश्किल से बची होंगी, उसके बाद सारी की सारी वो 50 थी, सारी की सारी मतलब नहीं रही वो। सर बहुत शानदार आपने जो विषय वो चुना है, और मैं कहता हूं सर 90% जो फार्मर है, क्योंकि जो बेचने वाला है वो तो पैसे ले लिए बेच दिया, अब वहां से अपने घर तक लाने की जवाबदारी जिसने खरीदा वो, और वो नया आदमी है। तो 90% लोग क्या करते हैं सर कि खाना चारा पानी बकरी खा रही है और खाते खाते उन बकरियों को गाड़ी में बिठा देते हैं। अब एक सर बहुत सोचने वाली चीज है, बकरी गाड़ी के अंदर जुगाड़ी नहीं करती कभी। अच्छा। 8 घंटे का 10 घंटे का सफर है, तो बकरी 10 घंटे तक जुगाड़ी नहीं करेगी और ना ही बैठेगी। अच्छा। और बकरी क्या है कि 2 बार खाती है, एक बार तो खा लिया सीधा ऐसे खा लिया, फिर उसको जुगाड़ी करती है दोबारा निकाल के मुंह में जुगाड़ी करके महीन करके फिर वापस पेट में लेके जाती है वो अंदर। तब पचता है। हाँ, और वो खाना खा के यहाँ इकट्ठा किया और गाड़ी में डाल दिया खाना खाते हुए। अब वो खाना 10 घंटे से यहाँ पड़ा है और वो पॉइजन बन जाएगा, जहर पैदा करेगा, और जाते ही वो पॉइजन जैसे ही बना इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होते ही उस बकरी में या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जाते ही बुखार आ जाएगी, बाल खड़े कर लेगी और ऐसे खड़ी हो जाएगी, और जब तक बकरी स्वस्थ नहीं होगी तब तक बैठेगी नहीं। शहर में जाने के बाद भी रात के समय देख लेना, जो बकरियां बीमार होगी, जिनका टेम्परेचर बढ़ गया या सर्दी लग गई है, वो सारी बकरियां पूरी रात खड़ी रहेंगी, आगे पीछे वाले पैर एकदम नजदीक करके ऐसे बीच में कुबड़ी से निकाल के ऐसे उदास खड़ी रहेंगी। उससे आपको अंदाजा भी हो जाता है कि हाँ, जब तक वो बैठ के जुगाड़ी ना करे तब तक ये मान के चलो स्वस्थ नहीं है वो। तो अब खाना कब तक खिलाना चाहिए सर? बताइए। मान लो कि अपने को आज शाम को रवाना करना है, तो आप कम से कम 6 से 7 घंटे पहले उनका खाना बिल्कुल आगे से हटा के बंद कर दो। 12 बजे आपका खाना बंद कर दो। पानी में कोई दिक्कत नहीं है सर, पेशाब तो चलती गाड़ी में करती रहती है वो, तो पानी पिला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन खाना है वो 6-7 घंटे पहले, रवाना करने से पहले आप खाना उठा दो उसके आगे से, खिलाना ही नहीं है। और जो पहले से खाया वो 6 घंटे में जुगाड़ी करके वो पेट खाली कर लेगी। भूख से बकरी 7 दिन तक लड़ सकती है, लेकिन उससे नहीं लड़ पाएगी। बचा हुआ जो खाना पेट में पड़ा है बिना जुगाड़ी के, वो 12 घंटे भी नहीं झेल पाएगी वो। आप बता रहे हो जहर बन जाता है, उसका बिल्कुल हो जाता है। तो 90% लोगों को सर ये पता नहीं है। मैं इतने लोगों से मिला हूं, मैंने आज तक ये चीज का ये सुना है भाई ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान देना चाहिए, आप नीचे उसको अच्छा सा मतलब अच्छा घास वगैरह डालो। और भी बता देता हूँ सर, ये तो एक मतलब ये तो केवल ये हो गई कि अपने कैसी बकरियां बिठानी चाहिए गाड़ी में। अब उसके बाद क्या है कि सर आपके पास या तो पराली का, गेहूं का कोई भी भूसा मिल जाएगा, कम से कम 4-5 अंगड़ भूसा अंदर बिछाओ, ताकि क्योंकि जो ड्राइवर ब्रेक लगाएगा ना तो गाड़ी आगे पीछे होगी तो पैर नहीं फिसलेंगे उसके, पेशाब करेंगी तो इकट्ठा नहीं होगा, वो भूसे पराली में जमता रहेगा। और बकरी अगर पराली भूसा वगैरह डाला हुआ गद्देदार अगर जगह अंदर, तो बैठने की भी कोशिश करेगी, बैठ भी सकती है। तो एक तो वो डालो, आप कंफर्टेबल हो जाएगी। वो नहीं आपके पास घास फूस किसी प्रकार का नहीं, कम से कम मिट्टी तो हर जगह मिल जाएगी सर, उसमें आप हाँ कम से कम 4 आंगुल तक मिट्टी डाल दो, ताकि एक तो पानी है वो झोल मार के इधर उधर नहीं रहेगा, वो मिट्टी सोखती रहेगी, पैर भी नहीं फिसलेंगे। तो ये व्यवस्था कर। और दूसरा सर, सफर जितना कराओ शाम के समय कराओ, रात को। अच्छा। क्यों? रात को साधन कम होंगे तो ब्रेक कम लगेंगे, ब्रेक कम लगेंगे तो बकरी स्ट्रेस में कम आएंगे। नहीं तो हर ब्रेक के साथ आगे गई पीछे गई, आगे गई पीछे गई, वो स्ट्रेस ही उसको है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है स्ट्रेस की वजह से, वो रिकवर नहीं कर पाती। तो रात के समय सफर कराओ, 5 घंटे लगातार अगर सफर करा लिया आपने, तो 1 घंटे गाड़ी रोक के खड़ी कर दो, आप चाय पानी पियो, उनको आराम से खड़ी रहने दो, कंटिन्यू नहीं कराना, कंटिन्यू 5 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं। आप खुद भी देखो, हम लंबा सफर करते हैं, अगर मान लो कि सफर सर 2 दिन का है, एक रात एक दिन चलना है, तो पूरी रात चलना 5-5 घंटे से 1-1 घंटे स्टॉप करवा के और पूरी रात सफर करवा के दिन में आप कहीं भी सर अपने होटलों के आसपास रास्ते में बाड़े मिल जाएंगे खाली आपको, तो उनको दिन के बकरियों को सुबह के समय उतार के और पूरे दिन उनको टहलने दो, उनको पानी पात पिला दो उनको, तो वो रात की जो थकान है वो दिन में पूरी आराम से जुगाड़ी भी कर लेंगी, पानी पात भी पिला दो, को हल्का फुल्का चारा भी खिला दो, क्योंकि शाम को डालनी है, तो दोपहर तक आप थोड़ा थोड़ा खिला दो उनको, और दोपहर बाद बंद कर दो और शाम को फिर गाड़ी में बिठा लो और अगली रात फिर चलने दो, कंटिन्यू मत चलाओ, थोड़ा उनको ब्रेक दो फिर चलाओ, उससे आप ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो अभी जैसे अब जैसे हमने पहले भी अपने उसके बारे में बात कर ली है, जो शेड है उसके बारे में। बिल्कुल, जब भी हम शेड बनाते हैं तो वो भी एक नीड है, वो भी जरूरत है, उसके बिना तो इंसान भी नहीं रह सकता, तो बिल्कुल देखे जाए तो
तो फार्म पे ऐसी जो आपका शेड बनता है उसमें क्या ऐसी चीजें जो मस्ट है होती है कि भाई ये चीज आपके पास, जैसे पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, चारे की व्यवस्था है, बिल्कुल। वो चीजें होनी चाहिए। और क्या क्या चीजें जो मतलब ये चीज तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए फार्म आप बकरी लाने से पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बकरी ले आए, उनके खाने की व्यवस्था है ही नहीं, और बाद में देखते हैं कि चारा कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, तब तक वो बकरी परेशान हो जाती है। तो ऐसा कुछ सर शादी करते हैं अपने घर में लड़के की, तो मान लो घर में पहले एक दो ही रूम है, तो शादी करने से पहले अपनी आदत है ना पहले चौबारा बनाना है या अलग एक रूम बनाना कि बहू आएगी रहेगी कहाँ, चौबारा बनाते थे। हाँ, तो नया मेहमान घर में या फार्म पर कोई भी आए तो उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पहले करनी होती है। अब आग लगने के बाद कुआं खोदने के लिए थोड़ी बात है बिल्कुल, कुआं तो पहले खोद के रखेंगे ना कि कभी आग लगी तो बुझा देंगे। तो बकरी आएगी उसके लिए पहले से आप, अगर आप 5-10 बकरियों से शुरू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपना छप्पर टाट से आप बना सकते हो। कॉमर्शियल कर रहे हो तो आप एक बढ़िया लंबाई चौड़ाई में फुल एक सेट बनाओ और प्लस उनके फीडर की व्यवस्था करो, खाने पीने के जो थान है उनके वो बना के आप रखो। वो आप फाइबर वाले ड्रम काट के भी बना सकते हो या लोहे की चद्दर वाले भी बना सकते हो, कई टाइप के फीडर हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो अपने चैनल पर भी फीडर के वीडियो मिल जाएंगे, वही बोलना चाहता था। स्टडी करो। जैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अगर आपको देखना है कि भाई ब्रीड, ये ब्रीड कौन सी है, जैसे सिरोही, एनएलएम में एनएलएम का भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे, बिल्कुल, या फिर फीड की व्यवस्था कैसे करनी है, शेड कैसे बनाना है, तो उनके लिए हर एक के लिए इनके चैनल पे उनका लिंक मिल जाएगा, हर एक के लिए वीडियो है। ये है हम इनका जो पूरा गोट फार्मिंग का नॉलेज है उनका निचोड़ इस पॉडकास्ट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको हर अलग अलग टॉपिक 500 प्लस वीडियो सर, 500 प्लस बहुत हो जाती है, 500 प्लस हर टॉपिक कवर हो रखा है नहीं सर। मतलब एक बर्बरी का है तो बर्बरी का 1 घंटे की सिर्फ बर्बरी की क्लास, हम ये सिर्फ निचोड़ है। बाकी अगर आप स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए तो आप इनके चैनल पे जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। सर मूविंग ऑन, जो हमने पहले तो जैसे सिलेक्शन कर लिया आपका, फिर हमने फार्म सेटअप कर लिया, उसमें जो व्यवस्था है वो एक जैसे आपने थोड़ा सा हमने वो कर दिया, एक तो पानी का हो गया, हाँ। पानी का करे, एक खाने के उनके लिए जैसे चारा का व्यवस्था हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक वैक्सीनेशन का आते ही जानवर में होता है कि डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन, ये 2 चीजें मैंने सुनी है, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है नई बकरियों में? उससे पहले मैं बताऊंगा सर क्लाइमेट कौन सा चूज करे लाने के लिए। मौसम आपने छोड़ दिया बीच में, तो आप फुल बारिश का मौसम छोड़ दो, फुल सर्दी का मौसम छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे सर्दियां अपनी मान के चलो सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में खत्म, तो आप आधी फरवरी के बाद आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप बकरियां फुल खरीदो, कोई टेंशन नहीं। जुलाई में बारिश शुरू हुई, जुलाई अगस्त में 2 महीने ज्यादा बारिश रहती है, सितंबर में फिर कम हो जाती है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर तक सर्दियां शुरू होने से पहले इस दौरान भी आप बकरियां खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये तो हो गया टाइम खरीदने का। दूसरा आगे टीकाकरण, वैक्सीनेशन। सर एक मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है क्योंकि मैंने बीएड की है, टीचर को पढ़ाने वाली ट्रेनिंग है वो भी मैंने की है, तो साइकोलॉजी बहुत नजदीक से पढ़ी है। जैसे मैं आपसे बकरी खरीदने के लिए गया, ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा अगले ने वैक्सीनेशन किया नहीं किया, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप जाते ही पहला सवाल ये मत पूछो कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन किए हुए। अच्छा। अब बंदा बकरी बेचने के लिए झूठ भी बोल सकता है, उसको ये लगेगा कि पहला सवाल इसका यही है, इसका मतलब ये बिना वैक्सीनेशन की तो नहीं खरीदेगा, तो वो झूठ बोलेगा। तो आपको उस समय उससे वैक्सीन के बारे में नहीं पूछना है, उस समय तो उसका माल देखो, आप बकरी देखो कैसी है, पैसे वगैरह तय करो, आप खरीद लो, गाड़ी में बिठा लो, गाड़ी में बिठाने के बाद उससे या फिर उनके नंबर आपके पास आई, घर आने के बाद उसको पूछो कि आपने कौन कौन से टीके लगाए हैं, कब आपने डीवार्मिंग किए, थोड़ा बता दो तो मैं उस तरीके से मैं कर देता हूं बचा हुआ। अब वो झूठ नहीं बोलेगा सर, क्योंकि उसकी बकरी बिक चुकी है, अब वो झूठ नहीं बोलेगा, आपको सच बताएगा। ठीक है ना, तो ये एक साइकोलॉजी है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा लोग जाते ही ये पूछते हैं कि टीकाकरण कौन कौन सा किया, वो कहे सारे किए, कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने तो ये बात भी बहुत वो है। बिल्कुल। तो जैसे हम बकरी लेके आ गए तो ऐसा होता है लाते ही मतलब 2-4 दिन रुक के डिवॉर्मिंग वगैरह कराते हैं या फिर कोई वैक्सीन? हाँ सर, बिल्कुल, ये बहुत यूनिक सवाल पूछा है सर आपने, और बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं कि सर हम वैक्सीनेशन करके लाएं तो एक दिन वहां पर डीवार्मिंग करके लाएं तो सर इसका एक शेड्यूल होता है करने का। आप महामारी की, चाहे वो पीपीआर हो, एफएमडी हो या ET+TT हो, कोई भी महामारी का वैक्सीनेशन आप लगाओगे तो कम से कम 21 दिन तक वो दवाई शरीर के अंदर रहेगी, तब जाके उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी बन पाती है, और उसके बाद 21 दिन के बाद वो दवाई काम करेगी। उसका असर तब शुरू। हाँ, अगर मान लो वहां अपने वैक्सीनेशन करवा के तुरंत गाड़ी में बिठा के ले आए, कोई फायदा नहीं।
वो काम ही नहीं करेगा। और वैक्सीनेशन करने के बाद अपने को बकरी को कम से कम मतलब 15-10 दिन तो आराम करवाना होता है। अच्छा। आराम का मतलब कोई सफर करवाना ही नहीं होता। हाँ। स्ट्रेस में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी नहीं। ओके, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला काम तो ये कि वैक्सीनेशन अगर करवाना है आपको तो अगले के फार्म पर करवाओ, उसको 20 दिन का चारे का पैसा दे दो और 20 दिन के बाद लेके आओ आप, तब तो वो वैक्सीनेशन करेगी काम घर आने के बाद। ताजा करवाई ताजा ही लिया तो नहीं काम करेगी। अब रही बात है डीवार्मिंग की सर, डीवार्मिंग हर वैक्सीनेशन से 20 दिन पहले, महीने भर पहले आपको डीवार्मिंग करनी जरूरी होती है। क्यों? वजह बताता हूं सर मैं। क्योंकि पेट में कीड़े हैं और जो भी खाना हम बकरी को खिला रहे हैं उसमें से अधिकांश जो उसका अंश है वो कीड़े खा रहे, वर्म्स खा रहे हैं पेट के अंदर। तो बकरी क्या है बिल्कुल थकी हुई रहेगी। कुछ भी खिलाओ उसके शरीर पर असर नहीं होगा। अब सर देश ही कमजोर होगा तो उसकी फौजी तो वैसे ही कमजोर होनी है। शरीर कमजोर है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी डाउन है। बिल्कुल। और उसमें आपने क्या कि उसमें महामारी का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो क्या शानदार रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी? कभी नहीं बनेगी। इसीलिए कोई भी वैक्सीनेशन करने से 20 दिन, महीने भर पहले उसके कीड़े मारने की दवा मतलब डीवार्मिंग या कृमिनाशक दवाई दी जाती है ताकि उसके पेट के सारे कीड़े खत्म हो जाए। अब वो 20-25 दिन, महीने भर बढ़िया खाना खाएगी, बकरी फुल तंदुरुस्त हो जाएगी और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन करोगे सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता शानदार बनेगी, उसका रिजल्ट ही अलग रहेगा। उसपे वो काम भी करेगा। बिल्कुल काम करेगा सर। ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल ध्यान नहीं देते सर। बिल्कुल। तो दूसरा ये सर, जैसे आपने बता दिया कि शेड का हम जैसे बात कर रहे थे, जगह हम जब सेलेक्ट करते हैं कि भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ज्यादा शेड जगह की जरूरत नहीं होता अगर कमर्शियल फार्म कर रहे हैं तो उसके सिलेक्शन में भी हमें कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शानदार सवाल आपका, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको आपने ये सवाल पूछा। क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सर लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है और फिजिकली कोई काम करो तो लोकेशन तो मायने रखती है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, माल बेचना है, बकरियां सेल करनी है तो वहां तक गाड़ी अपनी जा सकती है या नहीं जा सकती। यानी कनेक्टिविटी कैसी है रोड से। वो ऐसा नहीं हो कि 4 टिल्ले बीच में पड़ रहे हो या बीच में गड्ढा पड़ रहा हो या पानी के भराव के अंदर से जाना पड़ रहा हो, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी का सबसे ध्यान रखना है। दूसरा है सर लाइट पानी का ध्यान। ठीक है। तो ये 2 चीजें तो ऐसी है कि अपने कहीं भी चाहिए। लाइट के लिए अगर अपने पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं हो सकता तो अपने सोलर प्लेट है, 60-70 हजार रुपए में 4 प्लेट आ जाती है 1200 किलोवाट की और प्लस अपना बैटरी, सोलर बैटरी, इन्वर्टर भी आ जाता है, डबल बैटरी। तो आराम से 1 HP की बोरिंग भी चल जाती है उससे, है ना। और आप पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे अपना फार्म पर कर रखा है हमने, साइड का पूरा पानी उतार के आप इकट्ठा कर सकते हो। अपने यहाँ 1 लाख लीटर का टैंक बना हुआ है जो वाटर हार्वेस्टिंग करके मीठा बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, 12 महीने हम चलाते हैं। ट्रेनिंग में भी वही पीते हैं, हम भी वही पीते हैं और बकरियां भी मीठा पानी पीती है। सबसे अच्छा पानी वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी और लाइट दोनों की व्यवस्था हो गई। इसके अलावा अपने को कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं हो, क्योंकि आजकल सर गोट फार्म भी है ना एक सुनार की दुकान की तरह। बिल्कुल सोना पड़ा है। अब ये मान के लो 100 बकरियां हैं और 16,000 के एवरेज से भी हैं तो 16 लाख का माल पड़ा है सर। और उसके बच्चे अगर 5-7 लाख के बच्चे भी हैं तो 25 लाख का माल हो गया और वो उजाड़ में पड़ा है, सुनसान जगह पर एक आदमी के भरोसे पड़ा है, उसके पास ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ और। वो कभी भी तो सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये केस मैंने एक सुना भी था कि कोई फार्मर था तो रात में आए, जैसे गाड़ी ले गए, चोर डकैत जो भी थे उनको, फार्मर्स को पहले मारा पीटा भी और फिर उनका मतलब जो बकरी है वो। ये अपने यहाँ राजगढ़ के नजदीक में डोकुआ गांव है सर। अच्छा। 2 लोग थे उस फार्म में। तो दोनों को मार दिया और उनकी जितनी भी जो बकरियां वगैरह थी, भेड़े थी, जो भी उनका था वो सब उठा के ले गए। मार दिया मतलब जान से? हाँ, जान से मार दिया। क्योंकि वो इधर जा रहे थे, सालासर जा रहे थे गाड़ी लेके। अच्छा। तो उनको रोड के साइड में फार्म दिखा, यार यहाँ पर तो बकरियां हैं। तो उनकी नजर में आया, वो थोड़े आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे। फिर उन्होंने 2 लोगों को भेजा रेकी करने के लिए। अच्छा। तो रेकी करने वालों ने किया कि दिन में आके वो स्टेशन के मतलब पटरियों के जस्ट पार ही था, छोटा सा गांव लगता है डोकुआ, उसके बाद पटरी है, पटरी के बाद में इधर वो फार्म था दूसरी साइड में। तो उन्होंने रेकी की कि हाँ इतने समय पर तो ये बाहर जाती है घूमने के लिए, इतने समय बाद आती है, इतने लोग इसके अंदर है। फिर उन्होंने लूटने का प्लान बनाया सर। तो बाकी सभी ने ये सहमति की कि हम उनको बांध देंगे रस्सों से, रस्से ले लिए। और लेकिन एक आदमी उसमें थोड़ा ज्यादा ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो उसने बोला अगर हम मारेंगे नहीं तो वो सुबह पुलिस को बता देंगे और हम पकड़े जाएंगे सारे। तो उसने लगभग सबको कन्विंस कर लिया कि उनको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने आते ही, एक तो बाहर सो रहा था और एक अंदर सो रहा था,
जो बाहर सो रहा था उसको आती नींद के अंदर ही सिर में रोड मारा उनकी, तो वो वहीं खत्म हो गया, उसको जगने ही नहीं दिया। अच्छा जी। थोड़ा सा शोरगुल आवाज हुई, आप थोड़ा बहुत कोई खड़बड़ाहट हुई, तो अंदर वाला है वो जग गया। तो उसने कहा कौन है क्या है, तो उनको पता चला अंदर वाला भी एक और है। तो उसके साथ थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन वो शायद मेरे हिसाब से विकलांग था थोड़ा। अच्छा। लेकिन कोशिश उसने खूब की, तो उसको भी अंदर मार दिया उन्होंने, और सारी बकरियां पिकअप में डाल के और हरियाणा की तरफ अपने वो पार हो गए। अब घर वालों को सुबह तक किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ, वो फोन करते रहे। सुबह आके देखा तो दोनों मरे पड़े हैं, बकरियां सारी गायब है। तो उन्होंने पुलिस में इतला दी, पुलिस वालों ने अपने इधर एक सेडी टोल प्लाजा है, इधर अपना ये अपने ददरेवा के पास टोल प्लाजा, उधर झुंझुनू की तरफ भी कहीं के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो उन्होंने सब सीसीटीवी कैमरे रात के खंगाले। तो लगभग रात के 12-1-2 बजे के लगभग इधर हरियाणा से एक पिकअप आती है, जो पीछे से खाली एकदम, पीछे कुछ नहीं भरा है, आदमी बैठे अंदर। अब वो पिकअप आगे क्रॉस नहीं हुई, राजगढ़ से पार नहीं हुई आगे टोल पर, ठीक है। और वही पिकअप 2-2.5 घंटे के बाद पीछे से तिरपाल लगा हुआ है पूरी बॉडी के, और वो पिकअप वापस निकली है। तो जब उसके मालिक को कॉल किया गया कि तेरी पिकअप कहाँ है, बोले कहीं नहीं जी, मेरी तो पिकअप घर ही खड़ी है, रात की घर पर ही है। तो शक हो गया कि हाँ पक्का मिलेगा इन्वॉल्वमेंट। वो पूछ ली पुलिस वाले, क्योंकि आजकल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता ही है। नहीं, सबसे पहले तो जिस मालिक को फोन किया गाड़ी के नंबर निकाल के, उसने बोला कि मेरे को तो बेंचे हुए काफी टाइम हो गया, गाड़ी दिए हुए। हाँ गाड़ी बेंचे हुए। तो बोले किसको बेंची, बोल फलाने आदमी को बेंची। उसके नंबर लेके उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि मेरी गाड़ी तो घर पर खड़ी थी। तो पुलिस वालों को डाउट हुआ, तो वो तुरंत चले गए, उसको पकड़ के मारा फटकारा। तो बोला मेरे तो किराए पर लेके गए थे। कौन कौन लोग थे, बोले ये लोग थे। फिर उनको अरेस्ट करके लेके आए। तो यहाँ पर मतलब खूब अच्छा रिमांड हुआ, घर वालों गांव वालों सब गुस्से में थे उस समय सारे लोगों ने। तो अब वो शायद बीकानेर जेल में है सर। और ये जो पूरी जो स्टोरी मैंने अखबार में भी पढ़ी थी, लेकिन उस समय तो अखबार में डिटेल में नहीं होती, लेकिन जो मरने वाले मृतक है उनके घर का आदमी पीछे एनएलएम योजना में फाइल लगाने के लिए मेरे पास आया था। अच्छा। सगा भाई उसका। अच्छा जी। तो वो उनके घर में वो 3-4 भाई थे, बाकी 1-2 शायद पहले कोई गुजर गया, 1-2 वहां उस समय उनको मार दिया। तो वो 4 घरों के बीच अकेला आदमी बचा है। तो उसने आके मेरे को मौखिक रूप से मेरे पास बैठ के सारी कहानी बताई मेरे को, कि मेरे भाई को ऐसे मारा गया था। बहुत ही मतलब दुखद। बिल्कुल सर। तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा, मैं ये जो स्टोरी है, मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है तो सबको बताता हूं कि आप जब भी गोट फार्मिंग करो तो सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखो सर। और मतलब आप रात में अगर सोते हो तो ऐसी जगह सो कि आप तक पहुंचने के लिए अगले बंदे को कुछ संघर्ष करना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई आके नुकसान ना पहुंचा सके। रूम के अंदर सो, ठीक है ना, या फिर ऐसी कोई फेंसिंग वगैरह चारों ओर करो। आजकल झटका मशीन है, उसमें भी सायरन लगता है सर। आप रात में सोते समय उसको ऑन कर दो, जैसे उसके कोई टच करेगा तो सायरन बजेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर क्लास से तार काट देगा, तो वो ये भी सिस्टम होता है, जैसे लाइन डिस्कनेक्ट हुई सायरन बजेगा। तो आप हाँ कुत्ते भी पाल सकते हो, जर्मन शेपर्ड है जो काफी मतलब समझदार कुत्ता होता है इस काम के लिए। छोटा बच्चा लाके पालो ताकि आपकी बकरियां भी नहीं डरेंगी और वफादार भी रहेगा वो घुल मिल जाएगा। हाँ घुल मिल जाएगा। रात के समय उसको खोल के रखो, प्लस सायरन वाला काम रखो, सीसीटीवी कैमरे लगा के रखो, और आप ऐसी जगह सो कि आपको कोई डायरेक्ट आके हिट ना कर सके। क्योंकि बकरी आप दोबारा खरीद सकते हो और नहीं भी खरीद सकते, लेकिन आपकी जान है तो जहान है। मतलब अब मैं सर ट्रेनिंग में, अब सोचो ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? लेकिन ये चीजें भी ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं, करनी भी चाहिए सर। बिल्कुल। अब सीधी मतलब आप किसी की लाइफ का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरा थोड़ा भटक गया हूँ थोड़ा सा मैं भी थोड़ा आपके सामने वीडियो चल गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब सीधा उनको मार दिया बता रहे हो आप तो। चलिए सर वापिस सेट पे आता है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक फार्म जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है तो आपका शेड हो गया, उसमें आपको इनिशियली क्या क्या व्यवस्था रखनी है। एक पानी है, पानी तो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। हाँ सर्दियों में सर शाम को 5 बजे के बाद पानी उठा लो, वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा। सुबह कई बकरियों की आदत होती है उठते सुबह वो ठंडा पानी पियेंगे और पीते उनको जुकाम लगेगा, तो वो चीज का ध्यान। गर्मियों में आप 24 घंटे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी रात को भी वो वैसा ही रहेगा, सुबह वैसे। सर्दियों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो 10 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक सर्दियों में पानी रखो, ताजा पानी रखो सुबह। रात का पानी नहीं होना चाहिए शेड के अंदर, तो रात का पानी वो ठंडा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक जैसे ये हो गया, फीड हो गया आपका, उसके सॉरी फीड नहीं, शेड हो गया। फीड का मुझे बताइए, जैसे फीड के लिए हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या चीज होती है जो अनिवार्य होती है कि भाई ये चीज तो कंपल्सरी होनी चाहिए,
ये चीजें ऑप्शनल है। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, किसान को ये नहीं पता होता कि भाई ये चीज हमें खिलानी ही खिलानी है, और ये चीज में हाँ चलेगी, मतलब अगर नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके। मेरी आदत होती है सर, मैं जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी मतलब एक आम आदमी को जो फेस आती है वही चीजें बताता हूं। तो खाने की बात ऐसी है सर कि शेड पर वन टाइम निवेश है, एक बार खर्च कर दिया, शेड दोबारा खर्चा नहीं मांगेगा। बकरियां भी अपने एक ही बार खरीद के लेके आए, दोबारा अपने को खरीदने की जरूरत नहीं, वो बढ़ती रहेंगी। रोज का खर्चा किस चीज का है? फीड का खर्चा है। अगर वो फीड आपका जितना फ्री का होगा उतनी ज्यादा इनकम सेविंग, उतनी ज्यादा सेविंग होती रहेगी आपकी। तो सर फ्री का चारा कैसे करें? तो कुछ तो आप जब फसल निकलती है उस समय सूखा चारे का स्टॉक तो एक इमरजेंसी ग्रुप में रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हरा चारा एनी टाइम हो अपने पास। तो थोड़ा स्टॉक कर लो उसको, जितना चाहिए अपने को स्टॉक कर लो। उसके अलावा सर हरे चारे के अंदर आप अरडू के पेड़ लगा सकते हो, और सहजन, शेरना बोलते हैं जिसको, जिसके ड्रम स्टिक लगती है, उसका पाउडर वगैरह भी चलता है आजकल ट्रेंड में। शेरना वो भी लगा सकते हो, सहतूत का पेड़ लगा सकते हो, देसी नीम लगा सकते हो। ये तो 4 पेड़ हो गए जो सबसे जल्दी ग्रोथ करने वाले, ठीक है, और लाइफ टाइम आपको फ्री चारा देने वाले। इसके अलावा कोई ये चाहता है कि सर मेरे को तो अभी महीने भर में ही चारा चाहिए, पेड़ तो मैं लगाऊंगा 12 महीने लग जाए चारा देने में, तो नेपियर घास है जो अपने ट्रेनिंग सेंटर पर भी लगा हुआ है। तो ये मान के चलो सर हमारे यहाँ जमीन का जो पानी है वो 1200 TDS का है, नमकीन है एकदम प्योर। तो मैंने उस पानी में अगर नेपियर कामयाब कर दिया है, लगा हुआ है, तो अगर मतलब एकदम तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बेकार पानी झींगा पालन वाला जैसा वो पानी डालते ही नमक जम गया हमारा है सर। तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आपका पानी ऐसा है कि दुनिया की कोई भी एक फसल या पेड़ उस पानी को मानता है तो नेपियर तो खूब मान जाएगा, उसको खूब मान जाएगा उसमें। और खारा है तो ड्रिप लगा दो, तो बूंद बूंद से थोड़ी पानी का जो साल्टीपन है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा। वो बूंद बूंद जाएगी पेड़ के अंदर, ड्रिप लगा के और लगा के छोड़ दो। और हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, उसमें सभी जो प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं उन सबको 10-10 कलम नेपियर की देते हैं डेमो के तौर पर, ताकि वो सब अपनी जमीन में जाके टेस्ट कर सके। अगर वो कामयाब है तो वो कहीं से भी बड़ी मात्रा में लेके लगा सकता है। वो ये फ्री का चारा है सर, ये फ्री का चारा। रही बात अनाज वगैरह की, तो अनाज ऐसा नहीं कि अपनी 100 बकरियां तो 100 बकरी को अपनो डेली परमानेंट अनाज दे सकते हैं, फिर तो अपने वो बजट में नहीं आएगा। कुछ सर्दियों का मौसम होता है, कुछ गर्मियों का होता है। जैसे हमारे यहाँ बाजरा उपलब्ध है, तो हम लगभग 100 बकरियों के लिए 10-12 क्विंटल के लगभग बाजरा लेते हैं, और पूरी सर्दियों में सर्दियों में 2-3 महीने हम पकाते हैं, और पका के और बांटा बना के गरम गरम सुबह सुबह उनको सर्दियों में खिलाते हैं। वो सर्दी उनके नजदीक भी नहीं आती, एक भी बकरी को जुकाम नहीं लगता, वो सस्ता है सबसे। फिर इससे गर्मियों में इसका क्या ऑप्शन है सस्ते का? जौ, वो ठंडे रखने। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, वही 10-15 क्विंटल जौ लेते हैं, और जब फुल गर्मी पड़ती है 2-3 महीने, सारी बकरियों को हम जौ डालते हैं। इससे क्या, एक तो वो हिलका पड़ना, मतलब कुत्ते की तरह हिलकने लग जाती है, जल्दी सांस आना, एक गर्मी की वजह से बच्चा डालना, ये सारी चीजें, पानी की कमी है, तो वो सारी चीजें उस जौ से पूर्ति हो जाती है। बाकी हमारे जो बच्चे हैं स्पेशल जो तैयार कर रहे हैं मीट के लिए या कुर्बानी के लिए, या फिर ब्रीडर बना रहे हैं, उनके लिए तो परमानेंट अनाज थोड़ा थोड़ा उनको डाइट चलना ही चाहिए, क्योंकि आप उस हिसाब से उसको तैयार भी कर रहे हैं। हिसाब से आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको रेगुलर, बिल्कुल उनका एक स्पेशल पर्पज हो गया। तो उस हिसाब ऐसा नहीं है कि आप बकरी को नहीं सर, सारी बकरियों को परमानेंट अगर 12 महीने अनाज खिलाएंगे तो फिर हम सेविंग कैसे करें? और वैसे भी सोचो सर 3-6 महीने तो हो ही गया, सर्दी गर्मी, और फिर ब्याने के महीने, जैसे आज बकरी ब्याई है तो अपने 20 दिन 25 दिन सरसों की खड़ी वगैरह भिगो के कुछ अनाज वगैरह वैसे ही देते हैं, तो 7 महीने तो वैसे ही निकल गए, 12 महीने में से 5 ही महीने तो बीच में टाइम रहा। वो आपकी मतलब बेसिकली बचत हो गई। हाँ बिल्कुल। तो सर जैसे हम फीड का हो गया अपना, फीड का हो गया, तो सेटअप का हो गया। इसके बाद हम आते, जैसे पहली बार हमने बकरी आ गई, वो आ गया, जैसे बकरी हम लेके आ गए, ये अगर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब बड़े कर लिए सर, जैसे बेचने का है वो लास्ट में वो होगा। मैं ये देख रहा हूँ इसमें से कुछ हमारा ऐसा टॉपिक ना छूटा हो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमारे बजट की बात होगी। आराम से चेक कर लो सर, इसमें कोई चाय पानी जूस से कुछ नहीं सर। जूस से रसूल ने फोन कर दिया, दूध लिया हुआ।
चलिए। और कदे बकरियां ही ध्यान रखी, वो लूण और लूणी दोनों बढ़ गए आज ब्याह में गए ने मोटरसाइकिल लेके। तो निशा सर, जैसे जो डे टू डे हम खिलाते हैं तो वो उसका कैसे प्रोसेस होता है? जैसे आपने ये तो बता दिया कि भाई हरी घास होगी, सूखा चारा हो गया और उसका जो दाना है वो हो गया, किस हिसाब से खिलाना है उसको? हाँ सर, मैं एक तो खिलाने का रूटीन बता देता हूँ प्लस मात्रा बता देता हूँ। हाँ, ये भी मेन जरूरी चीजें हैं। रूटीन ये रहता है कि सर सर्दियों में आप जो अनाज दे रहे हो वो सुबह सुबह सबसे जल्दी, अच्छा 7 बजे, क्योंकि उस समय अपने को भी तपना होता है, उसी आग में अपने भी तप लेते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय वगैरह बनानी हो और उसी पर अपने टॉप वगैरह रख दिया, उसमें अनाज पक रहा है, बाजरा पक रहा है या और कोई अनाज पक रहा है, उसमें 2 गुड़ की डली डाल दी, मीठा भी हो गया वो। तो सर्दियों में तो क्योंकि सर्दी सबसे ज्यादा कब होती है? सुबह अपने 5 बजे से लगा के 8 बजे के बीच में, एक तो भयंकर सर्दी होती है उस समय। तो उस समय उनको वो गर्म हिट मिल जाएगी अनाज की, गरम गरम अनाज खा लेंगे, तो 10 बजे तक उनको फिर और कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जुगाली भी कर लेंगे अनाज को। 10 बजे के बाद आप सूखा चारा डालो उनको, ठीक है। और फिर ऐरा डालना आपको कटिंग करके, तो फिर वो डालो आप दोपहर में 12-1-2 बजे के फुल एकदम, ये सर्दी की बात है, फुल दोपहर हो जाए उस समय ऐरा डालो आप, ठीक है। और शाम को फिर अपना सूखा चारा वगैरह जो डालना है वो डाल दो। गर्मियों की बात करते हैं आप, गर्मियों में कब डालना है? गर्मियों में आपको साबुत अनाज देना चाहिए, और वो देना चाहिए शाम को लास्ट टाइम में, क्योंकि दिन में बहुत भयंकर गर्मी होती है और अनाज में भी हीट होती है। तो शाम को ऐसा लगे कि आपकी बकरियां सूखा चारा वगैरह। अब गर्मियों में सुबह से क्या रूटीन रखना है? सुबह आप चाहो तो सूखा चारा खिला सकते हो सबसे पहले, गर्मियों में 9-10 बजे। फिर आप 11 बजे से लगा के 12-1 बजे तक आप उसको हरा चारा दोपहर में खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे फिर सूखा चारा खिला के और उनको पानी वगैरह पीने के बाद बकरियां बैठ गई, ये लगा के उनकी डाइटिंग कंप्लीट हो गई। अब उसको अनाज देना आपको, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि अनाज देने के बाद कोशिश करें कि पानी ना पिए बकरी। जिन बकरियों का अनाज दे रहे हो तो पानी हटा लो, क्योंकि पानी वगैरह सब पहले पी लिया उसने। अब अनाज खा के अगर पानी पिएगी तो वो फिर घुल मिल जाएगा खाने में सारा। अच्छा। और अनाज खा के वो सीधा यहाँ अनाज पड़ा एक बार में खा लिया उसने, तो वो अब जुगाड़ी करेगी बैठ के, तो सबसे पहले वो अनाज की जुगाड़ी करेगी, ठीक है ना। तो पूरी तरह से अनाज हजम होगा। और यही अनाज अगर मान लो बीच में दिया हमने, मतलब 9-10 बजे अनाज दे दिया और फिर हमने सूखा चारा डाल दिया, तो अनाज क्या है पूरा चारे के अंदर मिक्स हो गया। जब मींगनी करेगी बकरी तो उसके अंदर अनाज के दाने फंसे हुए आएंगे, मतलब उसका वो अच्छे से उसको रिजल्ट हजम नहीं कर पाएगी, वो जुगाड़ी में नहीं आ पाएगा बीच में अनाज देने। जिस चीज के लिए हम खिला रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। चलिए सर, तो ये तो हो गया आपका डे टू डे रूटीन हो गया। अभी इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जैसे वो आती है बीमारियों की, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में जब बात कर रहे थे कि ऐसी ऐसी महामारियां आती हैं कि आपका आधा रेवड़ खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो फाइनेंशियली बहुत बड़ा, मतलब अगर आप देखो तो बर्डन हो जाता है, लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां आती है, क्या टीकाकरण है और क्या बचाव हो उनके, और क्या बचाव हो सकता है, या फिर कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिससे कोई बचाव ही नहीं हो सकता, उसके बारे में अगर सर आपको पता है जो 3 बड़ी महामारियां हैं उनका कितना खर्चा है टीकाकरण का? तीनों का मिला के 10 रुपए एक बकरी का। अच्छा, तीनों का मिला के 10 रुपए एक बकरी का, 10 भी नहीं होगा। एक तो बोलते हैं बस पीपीआर हो गया, पीपीआर, एफएमडी और एक ET+TT जिसको एंट्रोटॉक्सिमिया भी बोलते हैं, अच्छा, टिटनस भी बोलते हैं। एंट्रोटॉक्सिमिया को हिंदी में फिड़किया रोग भी बोलते हैं, जो भेड़ों में सबसे ज्यादा आता है बारिश की सीजन के बाद। फिड़किया मैंने सुना है, पीपीआर मैंने हाँ, और पीपीआर आता है अपना सर्दियों के मौसम में। अच्छा जी। पीपीआर का मतलब हो गया कि मतलब उसके नाक में आंख में पानी आना, वो जाम हो जाना, नमूनिया टाइप का हो जाना, मुंह में छाले हो जाना, दस्त लगना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सर्दियों की बीमारी है पीपीआर की। तो सर्दियों से जस्ट पहले 11वें महीने में उसका वैक्सीनेशन, 10वें में आप डीवार्मिंग कर दो, 11वें महीने में आप पीपीआर का वैक्सीनेशन कर दो। अब सर्दी आए तो कोई टेंशन नहीं, तो 10 रुपए ही खर्चा है। तीनों महामारियों की दवाई का 10 रुपए ही खर्चा है, लेकिन फिर भी लोग जागरूकता की कमी है सर। और फिर अब नुकसान आप सोचो कितना होता है, फिर होता है। मैं आपको बताऊं पीपीआर से, एक महामारी से सालाना भारत में किसानों को कितना नुकसान होता है भेड़ बकरियों में? 10,500 करोड़ रुपए का। 10,500 करोड़, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं कितना होगा। यानी सालाना 10,500 करोड़ रुपए का पीपीआर की वजह से किसानों को, देश के किसानों को नुकसान होता है। और एक बकरी का वैक्सीनेशन खर्चा 10 रुपए केवल एक बकरी का, तीनों बीमारियों का। अब उसकी सावधानी, हम तो ऑफलाइन ट्रेनिंग में स्पेशल फोकस रखते हैं, महामारी, डीवार्मिंग, किनको आप 100% रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि पता चला कि डॉक्टर साहब पीपीआर की वैक्सीन लेके आ रहे हैं, पॉकेट में डाल के लेके आ रहे हैं,
हाँ, वो वाला भी सीन है, वो कोल्ड चेन मेंटेन करने वाला। कोल्ड चेन मेंटेन। अब उसके बारे में मेडिकल तक तो जो दवाई आती है सर, मेडिकल स्टोर तक दवाई आती है, वहां तक तो क्या कंटेनरों में आती है, फ्रीज वगैरह मेडिकल में भी लगे हुए थे। अब मेडिकल स्टोर से लगा कर अपने फार्म तक जहाँ आती है, गड़बड़ वहां होती है हमेशा। और जो दवाई होती है उसका मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री होता है और मैक्सिमम 8 डिग्री होता है, उसके बीच में उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। वो तो 2 से कम आ गया, क्योंकि जो महामारियों की जो दवाई होती है ना, उसी बीमारी के अर्ध सुप्त अर्ध मरे हुए कीटाणु होते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो आधे मरे हुए, ताकि वो नुकसान ना कर सके, जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके प्रति बढ़ जाए। तो ठीक है, अब वो खत्म हो जाते हैं। 2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला गया तो खत्म हो जाएंगे, 8 डिग्री से ऊपर चला गया तो खत्म हो जाएंगे। और वो सुप्त में रहेंगे, हल्के से हिलते जुलते रहेंगे, तो अपने शरीर में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अपने प्लेटलेट्स होती हैं, तो जो व्हाइट ब्लड सेल होती है वो अपने शरीर के फौजी टाइप के ही होते हैं, तो वो ट्रेनिंग ले पाएंगे उनसे। अब जो हिलते डुलते सामने कोई लक्ष्य है तो उससे वो ट्रेनिंग ले पाएंगे, और कल को कब रियल दुश्मन आएगा पीपीआर का, तो वो आराम से उसको पता रहेगा कि कौन से हथियार से इस वायरस को खत्म करना है, वो अपने आप खत्म कर देंगे। अब आप मरा हुआ दुश्मन लाके सामने डालोगे, ले ट्रेनिंग, तो कैसे ट्रेनिंग लेगा? मरेगा वो, क्यों? क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, तो वो ऑलरेडी डेड हो गए, तो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो दुश्मन का पता कैसे चलेगा किस हथियार से मारना है इसको? उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए सर एक तो अपना बॉक्स आता है, अमेजन पर भी मिल जाता है, जो आइस बॉक्स बोलते हैं जिसको, वैक्सीन बॉक्स बोलते हैं, 1000-1200 रुपए का आता है। आप घर से तैयार करके लेके जाओ ना उसको, उसमें डब्बी भी आती है, उसमें कोल्ड एकदम चिल्ड पानी होता है, वो भर के लेके जाओ या बर्फ डाल के लेके जाओ। और उसका इसकी इतनी शानदार पैकिंग होती है सर कि उसमें 2-3 दिन भी अगर दवाई अंदर पड़ी रहेगी तो भी खराब नहीं होगी। और एक्स्ट्रा नहीं लेके आओ, जितनी चाहिए उतनी लेके आओ। फिक्स होती है सर, एक तो 50 डोज में आती है, एक 100 डोज में आती है। अच्छा। ना इससे छोटी है ना इससे बड़ी है, तो दो ही वाइन आती है, मतलब एक तो 50 डोज की आती है और एक 100 डोज की आती है। तो वो आप लाओ, यूज करो, बस यूज करो, और घंटे आधे घंटे में मिलाने के बाद, क्योंकि पीपीआर की जो वैक्सीन है एक लिक्विड आती है, एक पाउडर फॉर्म आता है। अच्छा। वो आपको मिक्स करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर यूज करनी होती है आपको। उसके बाद वो खत्म है, कोई काम की नहीं। फ्रीज में कहीं भी रखो आप, बर्फ में रखो, कोई काम की नहीं है। 1 घंटे में यूज कर लिया, सारे फार्म को कर दिया, बच गई दवाई तो फेंक दो, कोई काम की नहीं है। या अपने पड़ोस में कोई फार्म है तो उसको लगा दो। हाँ, लेकिन वो दोबारा यूज मत करो। पीपीआर का तो सिर्फ 3 साल में एक बार लगाना होता है। अच्छा, 3 साल में एक बार। ठीक है, तो पीपीआर का 3 साल का हो गया। और बाकी दोनों का, जैसे एफएमडी के लिए सरकार बोलती है खुरपगा मुंहपगे के लिए कि आप साल में 2 बार करवाओ, लेकिन मैं तो कहता हूँ 1 बार भी अगर फार्मर करवा ले बारिश से पहले तो बच जाएगा, क्योंकि वो सर्दी बारिश में ही आता है। बिल्कुल। और फिड़किया का है वो भी, ये नहीं, ये दोनों एफएमडी और फिड़किया, ये दोनों आपको बारिश से पहले करवाने होते हैं। अच्छा। एफएमडी का मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपगा मुंहपगा। अब खुर कब पकेंगे? जब कीचड़ कादा होगा, और कीचड़ कब होता है? बारिश में होता है, तो जस्ट बारिश से पहले इसको लगाना है। बारिश से वही 20 दिन आप बता रहे हो टाइम लगता है। ये हो गया एफएमडी। और इसके अलावा एक फिड़किया रोग है। तो फिड़किया रोग ज्यादातर कब आता है? जब अपने हरी कच्ची घास होती है, मिट्टी लगी हुई घास होती है, रेवड़ वगैरह चलने के लिए जाते हैं, तो मिट्टी लगी हुई घास है, वो भेड़ बकरी खाते हैं अंतों में, और मिट्टी जाती है, साथ में हाई प्रोटीन घास जाता है, बस उसके लिए वही चाहिए उसको, फिड़किया रोग को लिए। अच्छा। और सबसे ज्यादा भेड़ों में आता है फिड़किया। अच्छा। और पीपीआर सबसे ज्यादा बकरियों में आता है। तो वैक्सीनेशन कॉस्ट 10 रुपए, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो बचा सकते। अरे सर, आराम से बचा सकते हो, ये तो 0 कॉस्ट है। मतलब ये मान के चलो कि महामारी से अगर बकरी मर रही है और आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो, तो आप मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। इसलिए सर प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। फिर तो आप कहीं से भी लो चाहिए, वो हो गया बेसिक आपका क्लियर ही नहीं है। अगर महामारी अगर आप पे आ रही है और इतना सफल इलाज है उसका, आप बता सर महामारी को छोड़ के जितनी भी बीमारियां, उनका 90% इलाज अपने किचन में पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं है कौन सी चीज कब काम में लेनी है। तो सर बताइए ताकि हमें पता चले। सर हमारी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर हम पूरी लिस्ट लिखाते हैं। अच्छा जी। कि आप हल्दी है, चाय पत्ती है, अजवाइन है, गुड़ है, बड़ी इलायची है, जायफल है, मतलब इन चीजों को कैसे कैसे काम में ले सकते हो, किस किस काम में। तो बीमारियों का इलाज घर पे है। घर पर है सर, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो दवाई, तब अपने को अपने जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो काम में लेनी होती है। नहीं तो बाकी तो नॉर्मल, ज्यादातर नॉर्मल ही होती है। 80-90% तो जो इंसानों में आती है, खांसी जुकाम, वही। आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो और आप रोज डॉक्टर को बुला रहे हो, तो आप कैसे कमाओगे? फिर सारा पैसा तो डॉक्टर साहब ले जाएंगे। तो इमरजेंसी हो तो डॉक्टर साहब को बुलाओ, बाकी बेसिक इलाज खुद करो आप प्रशिक्षण लेके। सर अभी हम जैसे बात करेंगे, बकरियां हम ले भी आए, हमने उनके लिए शेड भी बना दिया, बिल्कुल, उनको खाना भी खिला दिया, और उनका हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दी, बीमारियों से बचा बिल्कुल बिल्कुल।
फिर हमने तैयार कर दिए उनको। तो एक तो अभी ये बताइए, जैसे बकरी हमने लेके आ गए और फिर उसको सेल करेंगे, अगर हम लाए हैं बकरी तो सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, वो क्या प्रोसेस है, कब सेल करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे अगर हम बकरीद के लिए तैयार करते हैं तो उसका एक टाइम है कि आप 1 साल से पहले का तो बेच ही नहीं सकते। आप उसको सिर्फ मीट के लिए काम ले रहे हैं तो उसका भी है कि भाई इतनी एज का बच्चा होता है, वो आपका इकोनॉमिकल भी होता है, उसमें आपका मतलब मार्जिन भी अच्छा आता है, उसमें आप बेच दो। तो एक वो थोड़ा सा बताइए कि बकरी लाके जो मार्केट तक लेके जाते हैं, कहाँ मतलब कितने टाइम में देनी चाहिए, कहाँ पे देनी चाहिए, क्या कैसे हिसाब से तैयार करनी चाहिए, उसके बारे में अगर थोड़ा। बिल्कुल सर, इसमें एकदम सीधा सिंपल कंसेप्ट है। आया हुआ खरीदार कभी खाली ना जाए, भले ही आपने किसी मकसद के लिए बकरे पाल रहे हो आप। अच्छा, ग्राहक आ गया तो खाली नहीं जाना चाहिए आपके फार्म से। आपने मान लो कुर्बानी के लिए, अब अपना कोई उसमें कोई तमका थोड़ी लगता कि कुर्बानी के लिए। जो बच्चे त्योहार से पहले पैदा हो गए तो हम तो उनको मीट के लिए पाल रहे हैं। अब कुर्बानी हम थोड़े लगाएंगे, जो खरीद के लेके जाना वो लेके जाएगा। तो वो चाहे मीट के लिए लेके जाए, कुर्बानी के लिए लेके जाए, अपने तो वो बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी कि त्योहार पर बीच में कोई आदमी लेने अगर नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो कुर्बानी पर ही बेचूंगा, तो बेवकूफी है सर। अगर बीच में कोई लेने के लिए आ गया कि मेरे को कोई स्पेशल ओकेजन आ गया, घर में को प्रोग्राम है, मेरे को 5 बकरे चाहिए, सेल कर दो, अगर अच्छा रहता है। प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है तो, क्योंकि वो बाद में और भी खाता ही तो जाएगा। आज वो जितना वजन है उस हिसाब से पैसे देगा। तो उस कभी भी उसको रोक के मत रखो, सेल करते रहो। जो लास्ट में बच गया वो तो कुर्बानी पर सेल होना है। और वो त्योहार चला गया मान लो, फिर बचे रह गए तो फिर आपके वो खाते रहेंगे, क्योंकि साइज भी बड़ी हो गई, खुराक भी बढ़ गई है। कम खिलाओगे तो वजन तोड़ देंगे, और पूरा खिलाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और आगे पता नहीं किसके कब कोई ओकेजन आए, कोई प्रोग्राम आए, तब वो सेल होंगे। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिए। आपके फार्म पर सेलिंग के लिए कोई बच्चे हो और कोई खरीदार आ जाए, आपको बेचने हो तो बेच दो, रेट अच्छा मिल रहे हो, रेट अच्छे। जैसे अभी बारिश का सीजन आने वाला है और संख्या इतनी हो गई बच्चों की कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और ज्यादा वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाने वाले, तो आप कुछ बच्चों को निकाल दो, जितना हैंडल कर सकते हो उतने रखो आप। तो मैनेज भी कर पाओगे, इनकम भी अपनी चलती रहेगी, रनिंग कॉस्ट आपकी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे गोट जो बकरियां हम पालते हैं तो उसमें काफी प्रोडक्ट उससे निकालते हैं। जैसे अभी तो भेड़ जैसे है, भेड़ से ऊन निकालते हैं, लेकिन उसका मार्केट शायद नहीं रहा। उसके अलावा मीट हो गया, मेन तो आपका पर्पस जो है मीट हो गया। उसके अलावा एक दूध है जो कभी कभी अच्छे रेट में जाता है, और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं दूध से। तो वो मार्केट कैसा है, उसको टैप करना चाहिए? सर आपको शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, शायद बुक में भी नहीं मिलेगा और यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी। क्या आपको पता है बकरी से अपने 10 टाइप से पैसे कमा सकते हैं? अच्छा जी। 10 टाइप से कैसे सर? मतलब एक यूनिक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हो सकता है सभी लोग उससे ना कमा पाए, वो मैं जो प्रोडक्ट बताऊंगा हो सकता है वहां उसके डिमांड में नहीं हो, लेकिन आइडिया तो मिलेगा ना। एक तरीके तो है, हाँ तरीके तो है कि इन तरीकों से अपने कमा सकते हैं। सबसे पहला सर, आप बकरी नस्ल के तैयार करके बेच सकते हो। आप अच्छी जो नस्ल के जो बकरे हैं उनको ब्रीडर बना के बेच सकते हो, कुर्बानी त्योहार के लिए बकरी सेल कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट इनकम हो गई अपनी। इसके अलावा आपके यहाँ अगर नर्सरियां हैं या जमीन सिंचित होती है, वहां वर्मी कंपोस्ट खाद की डिमांड है, तो आप उसी मेन्योर को, मेंगनी को 1% भी वेस्ट मत जाने दो, बेड लगाओ, फर्श पक्के कर दो अंदर। आप चाहो तो सूखी साबुत ईंटें लगा सकते हो फार्म के अंदर, बकरियां भी सही बैठेंगी उस पर। उससे क्या कि मिट्टी नहीं आएगी मेंगनियों के साथ, और आपकी जो प्योर जो मेंगनी है वो मिलती रहेगी आपको। ईंटों के बेड बना लो, आपने मेंगनी भरी, उसमें पानी छिड़का, घास पराली ऊपर लगाया, केंचुए छोड़ दिए अंदर, जैसे गोबर का बनता है वैसे इसका नमी रखनी जरूरी है इसमें। जितनी नमी रहेगी केंचुए इसको खा लेगी, वो गल जाएगी। तो उससे फिर आपके नाम से कोई ब्रांड आप तैयार करके पैकिंग करो। और वैसे तो सर ये मार्केटिंग का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि नर्सरी वाले के पास जाकर आपको कैसे बात करना है। जैसे कोई वहां वो पूछो आप उनसे जाके कि कितने रुपए केजी आप वर्मी कंपोस्ट, मैं 12 रुपए केजी ले रहा हूँ, तो सर हम आपको 8 रुपए केजी देंगे, और ये आपके लिए फ्री है, ये बैग फ्री है, आप टेस्ट करो। एक तो वो खाद चेक करते हो और एक हमारी वाली चेक करो, और आपको पता अपनी वाली किसी जाएगी। जो अगला चढ़ावा ब्रांड होगा वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो मिक्स में सारी चीजें दे रहा है, उसको यूज करने, उनको बोलो कि हम 8 रुपए केजी देंगे और ये हमारी खाद है, ये फ्री है आपके लिए, ये लो सर आप। तो वो 100% हाँ करेगा। हाँ जरूरत है, उसको रेट भी सही मिलेगा और उसका क्वालिटी भी शानदार है। लोकल आदमी है तो वैसे भी क्वालिटी देख सकते हो। तो धीरे धीरे कंपटीटर को मार्केट में खत्म करो,
हाँ। मतलब एक छतर राज लेके आओ, जैसे जियो लेके आया। अच्छा जी। जियो शुरू में फ्री था ना, हाँ हाँ, फिर तो धीरे धीरे आज 900 रुपए का हो रखा है। तो ये बिजनेस माइंड है सर। बिजनेस ही है वो। तो उसमें क्या है कि फिर जैसे ही वो मतलब आपका सब जगह सप्लाई फुल हो गई, हाँ। ये मन लगा कि माल कम पड़ने लगा है, हाँ। तब आप रेट बढ़ाओ उसकी। तो आप 10 रुपए भी रख सकते हो, 11 रुपए या 12 रुपए, मतलब जितना आपके मार्केट में चल रहा है उस तरीके का रेट रख सकते हो। पहले निकालना शुरू करो। ये हो गया एक वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है। अब बात आती है सर दूध पर। जैसे वैसे तो नॉर्मली जो बकरी अपनी होती है, जैसे सिरोही है, सोजत है, गुजरी है या उस्मानाबादी है, तो ये जो बकरियां, इनमें 80 बकरियों में 100 से 80, 100 बकरियां हैं, 80 बकरियों में इतना ही दूध होता है, क्योंकि बच्चे बच्चे फुल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। 20 एक बकरियां ऐसी होती है जिनके बच्चे पीने के बाद दूध बचता है उनका। अच्छा। तो वो इतना दूध नहीं होता कि अपने कोई बाल्टी भर के या ड्रम भर के अपने सेल कर सके। अच्छा। दूध के लिए या तो कोई स्पेशल ब्रीड होती है, जैसे राजस्थान की अगर दूध की बात करें तो जखराना नस्ल है, दूध के लिए फेमस है। आप हरियाणा पंजाब में चले जाओगे तो बीटल नस्ल है, बीटल मीट और दूध दोनों के लिए फेमस है। और आप